हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अमाइनो एसिड्स की स्पेसिफिसिटी। जैसे कि पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमने उसकी कैटेगराइजेशन कैसे किस बेसिस पे की जाती है वो डिस्कस किया। तो फर्दर उसको ले जाते हुए हम आज देखेंगे कि जो कैटेगरीज हैं कि कौन सी कैटेगरी किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होती है। मतलब बेसिकली जो अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना जब भी आप बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। साथ में हम एक और चीज़ देखेंगे, सिंगल लेटर कोड ऑफ अमीनो एसिड्स। ये क्या होता है? जैसे मैंने आप लोग को अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है। किसका बोला जाता है? बायोकेमिस्ट्री का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या देखने वाले हैं, अगर हम अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हैं तो इनके पास क्या होगा? एक लेटर होगा अपना खुद का। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत लार्ज अमाउंट में स्टडी करते हैं किसके बारे में? अमाइनो एसिड्स के बारे में ड्यूरिंग प्रोटीन सीक्वेंसिंग अगर एग्जांपल लिया जाए तो उसमें क्या होता है, हम सिंगल लेटर कोड का यूज़ करते हैं, हम पूरे के पूरे नेम्स नहीं लिखते हैं। ऑफ कोर्स इट्स मेक सेंस कि अगर आप बहुत पूरे अमाइनो एसिड्स के नेम लिखने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग एंड यूजलेस होगा। तो इसीलिए वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? सिंगल लेटर कोड यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 by 1 स्पेसिफिक कैरेक्टर प्लस उनके सिंगल लेटर कोड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड साथ में सीखते हैं, साथ में समझते हैं। तो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो कौन से हैं? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स में जो सबसे फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगी वो कौन सा होगा? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के बारे में हमको क्या पता था कि ग्लाइसिन एक इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें क्या होता है? अकायरल होता है। अकायरल क्यों होता है? यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ग्लाइसिन का। क्यों? क्योंकि जो इसका आर फंक्शनल ग्रुप होता है, आर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एच होता है, जो कि कोई भी मतलब उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये एक अकायरल बनाता है और बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल होता है। हाईली फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है वो बहुत छोटा है, उसकी खुद की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो ये हाईली क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। प्लस क्योंकि ये जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है दूसरों के साथ, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में तो ये इन्वॉल्व नहीं होता है, बट क्या होता है कि जो भी मिस हैपनिंग करनी होती है वहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है क्योंकि इसकी खुद की कोई स्टेबिलिटी, कोई पहचान नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या हमने बात की कि इसका कोई भी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमने देखा कि जो इसका आर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ H प्रेजेंट है, कोई हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट ही नहीं है तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कैसे बनाएगा? सिमिलरली अकायरल अमाइनो एसिड्स अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है? डजंट अकर इन RS आइसोमर्स। RS आइसोमर्स मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि RS सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे हम लोग अपने अमाइनो एसिड्स को कैटेगराइज करते हैं। तो जो अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? S सिस्टम फॉलो करता है। वेयर एज इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये स्टेबल नहीं होता। ऑफकोर्स अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके लिए जो हम सिंगल लेटर एब्रीविएशन यूज़ करते हैं या सिंगल लेटर जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? वेरी इजी टू रिमेंबर, G। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, ग्लाइसिन G से स्टार्ट हो रहा है, इसका सिंगल लेटर क्या होगा? G होगा। तो जैसे आप लोग जब हाइड्रोफोबिक के बारे में देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक में जितने अमाइनो एसिड्स हैं उनके मोस्टली ऐसे ही हैं आपको मिलेंगे जिसमें क्या होगा कि जो उनका फर्स्ट लेटर है उनके नाम का वही उनका सिंगल लेटर कोड होगा। तो ये आप लोग याद करने में आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी रहेगा आपको याद करने में कि हाइड्रोफोबिक में मैक्सिमम में क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है वही वो उनका सिंगल लेटर कोड है। दूसरा अमाइनो एसिड हम अब देखने वाले हैं वो कौन सा है? एलेनाइन। एलेनाइन के बारे में हमने क्या देखा था कि एलेनाइन का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्ट सिमिलर है किससे? ग्लाइसिन से। कि एलेनाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो आर की जगह पे क्या होता है? एक सिंपल सा हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3। तो इसीलिए क्या होता है कि इसकी भी जो चेन होती है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए जो इसका केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता है, इतना ये इन्वॉल्व नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिला कि केमिकली इनर्ट एंड इनएक्टिव नॉन रिएक्टिव साइड चेन। क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल है। ठीक है, वेयर साइड चेन इज इंटरेक्ट विद अदर हाइड्रोफोबिक ए। बस अगर उसको कभी इंटरेक्ट करना भी होता है तो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? दूसरे जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं सिर्फ उनके साथ। उसके अलावा उसका इंट्रैक्शन आपको कहीं भी किसी और केमिकल इंट्रैक्शन के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। अब हम जो
दूसरे ग्रुप्स की बात करने वाले हैं वो कौन से हैं, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ओके, एलेनिन का मैंने आप लोग को बताया कि अगर हम देखें कि हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसका जो सिंगल लेटर एब्रीविएशन हमने क्या सोचा था कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो, तो एलेनाइन का क्या होता है, ए। ठीक है, तो कहीं भी अगर ए लिखा हो चेन में तो आप समझ जाएंगे कि ये एलेनिन की बात हो रही है, अगर जी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि ग्लाइसिन की बात हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अब इन सबको मैंने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी इतनी खुद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी वो बहुत सिमिलर है। जैसे कि वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन का क्या है कि इन तीनों में क्या होता है, बल्कि ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी जो आर ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होता है, बहुत ही हैवी होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइन या मिथाइलिन। ठीक है, और इसके बहुत ये इन तीनों में ही कॉमन पाया जाता है। तो वेलिन का अगर मैं आप लोग को सिंगल लेटर एब्रीविएशन बताऊं तो क्या होगा, वी। ल्यूसिन का जैसे मैंने आप लोग को बताया एल, और आइसोल्यूसिन का आई। तो अभी तक हमने जितने अमीनो एसिड्स पढ़ा उसका जो फर्स्ट लेटर था वही इसका क्या है, सिंगल लेटर एब्रीविएशन है, कोड है। वेयर एज आइसोल्यूसिन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि 2 कायरल कार्बन्स होते हैं। वेयर एज ये क्या होता है, क्योंकि इसके पास 2 कायरल कार्बन है तो जो इसका स्टीरियो आइसोमर बनता है वो कौन से होते हैं, डाई बनता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमर्स हमको किस में देखने को मिलते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स में देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो एलेनिन की बात की जाए या वेलिन, ल्यूसिन की बात की तो वहाँ पे क्या हमें एक स्टीरियो आइसोमर दिखता है। वेयर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, हमें 2 दिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन्स है। ये एक बेसिक ओवरव्यू है या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इन तीनों के हम यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब जो 2 नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे वो कौन से हैं, मिथ्योनिन और प्रोलिन। तो अगर मिथेनिन की बात की जाए तो उसके अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात की जाए तो ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एक और हम देखेंगे हाइड्रोफिलिक में सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है, बट इसका जो सल्फर की प्रेजेंस की वजह से इसकी कोई रिएक्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मिथेनिन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो जो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड प्रेजेंट होता है, वो टर्मिनल पर प्रेजेंट नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इंटरेक्टिव नहीं होता, इसीलिए इसको जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थायो ईथर ग्रुप भी बोलते हैं। अगर मिथेनिन की सिंगल लेटर कोड की बात की जाए तो जैसे कि ये एक हाइड्रोफोबिक है, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि आप इसको कैसे याद करते हैं, जो फर्स्ट लेटर है उसी का इसका सिंगल लेटर कोड भी है। वेयर एज अगर प्रोलीन की बात की जाए तो प्रोलीन का क्या है, पी। ठीक, और प्रोलीन के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया था, जब भी प्रोलीन का नाम लिया जाएगा आप क्या करेंगे, प्रोलीन और प्रो से प्रॉब्लमेटिक, कि कहीं भी अगर प्रॉब्लम कॉज हो रही होगी तो वो कौन कर रहा होगा, प्रोलीन कर रहा होगा। तो जो वो क्यों करता है ऐसा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पायरोलिडिन रिंग होती है। प्रोलीन के पास अगर हम देखें तो पायरोलिडिन रिंग होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मली जब प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है या प्रोटीन फॉर्म होता है तो उस टाइम पे जो जनरल अमीनो एसिड्स होते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, NH2 की प्रेजेंस मिलती है, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर या जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है उसमें हमको देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे अगर बीच में प्रोलीन प्रेजेंट होगा, पायरोलिडिन रिंग प्रेजेंट होगी, उसकी वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, NH फॉर्म होता है, और ये क्या कॉज करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप ना बोल के इसको क्या बोला जाता है, इम्यूनो ग्रुप। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो ये क्या एग्जैक्टली अमीनो एसिड है, नो, इट इज़ ये क्या है, एक इम्यूनो ग्रुप फॉर्म करता है, अमीनो ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। ड्यू टू दिस जो NH फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिक कंस्ट्रेंट फॉर्म होता है। उस स्टेरिक कंस्ट्रेंट मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वहाँ पे क्या एक प्रेशर बनता है, वहाँ पर जो भी फॉर्मेशन होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो भी स्ट्रक्चर होता है वहाँ से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वेयर एज अगर एक और चीज़ देखी जाए कि अगर कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक हमने सिर्फ इसकी बुराइयाँ देखी हैं, इसकी कोई अच्छाई नहीं देखी। अगर हम लोग प्रोलीन की एक अच्छाई बात करें तो वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बीटा टर्न या हेयर पिन लूप बनाने में।
ये क्या होता है, जब भी हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पे इनकी प्रेजेंस हमको दिखती है। कोई भी शेप फॉर्मिंग के लिए या टर्न के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये बीटा टर्न वहाँ पे फॉर्म हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमें किसकी प्रेजेंस दिखती है, प्रोलिन की प्रेजेंस दिखती है, और इसके साथ साथ हमें कभी कभी ग्लाइसिन की भी दिखती है। तो मैक्सिमम लेकिन हमें किसकी दिखती है, प्रोलिन की दिखती है। इसीलिए इसको बीटा टर्न में या हेयर पिन लूप बनाने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं, एरोमेटिक ग्रुप्स। तो एरोमेटिक ग्रुप्स का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखा था कि वो क्या होते हैं, ना वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और ना हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इसीलिए वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, एम्फीपैथिक इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एम्फीपैथिक के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जो दोनों कैरेक्टर शो करे, नॉन पोलर और पोलर दोनों कैरेक्टर शो करे, उसे हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। तो जैसे हमने एरोमेटिक की बात की, तो एरोमेटिक में हमने किसके बारे में देखा था, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो इन तीनों के बारे में हमने देखा था। और इनको क्यों एरोमेटिक बोला जाता है कि इन सबके पास एक स्पेशल टाइप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका किस में होता है, हमारे एब्जॉर्प्शंस में इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्लोरेसेंस गिविंग होती हैं, और जिसकी वजह से इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। तो अगर सबसे पहले हम देखें किसके बारे में, फिनाइल एलेनिन के बारे में। फिनाइल एलेनिन के बारे में मैंने क्या बताया था कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किसका होता है, एलेनाइन का स्ट्रक्चर होता है। जस्ट उसमें क्या एडेड होता है, बेंजीन एडेड होता है। वेयर एज कंपेयर टू टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये क्या होते हैं, बहुत कम पोलार होते हैं। इनकी जो पोलार प्रॉपर्टी होती है वो बहुत लेस होती है, और जो एब्जॉर्प्शंस होता है, इन सब की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या, इनकी एब्जॉर्प्शन है कि ये कहाँ पे कितने में एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या है इसका 257.4 nm, ये इसकी एब्जॉर्प्शंस है। और फिनाइलएलेनिन जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जो सिंगल लेटर कोड इसका है वो क्या है, एफ जो है इसका क्या है, सिंगल लेटर कोड है। और हम अगर फिनाइलएलेनिन की बात करें तो ये क्या है, लेस पोलार है। दूसरा अगर ग्रुप हम देखें तो किसका कौन सा है, टायरोसिन है। टायरोसिन की अगर बात करें तो टायरोसिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होती है, बट उसके साथ आपको क्या दिखने को मिलता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, जिसकी वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, जो इसका इंट्रैक्शन होता है, जो इसकी पोलार प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू फिनाइलएलेनिन। कंपेयर टू क्या, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी आपको देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा में। वेयर एज इसीलिए क्या होता है, मोर पोलार। वेयर एज इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पे है, 274.6। तो अगर आप इसका और इसका कंपेयर करें तो ये करेक्ट 30 और अराउंड 30 इंक्रीज है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पूरा स्ट्रक्चर सेम है, रिंग सेम है, बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इसकी जो एब्जॉर्ब करने की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर टायरोसिन की मैं बात करूँ तो इसका सिंगल लेटर एब्रिविएशन क्या है, वाई। फिर हम देखते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में। तो ट्रिप्टोफैन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इंडोल रिंग, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोलार होता है। अगर इन तीनों की कंपैरिजन हम करें तो ये सबसे ज़्यादा पोलार कौन होता है, हमारा ट्रिप्टोफैन। वेयर एज इसकी जो एब्सॉर्प्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है, 279.8, या जनरली लोग इसको 280 nm कहते हैं। और ट्रिप्टोफैन के बारे में अगर देखें तो ये क्या होता है, ये इसका जो मेजर्ड एब्सॉर्प्शन है, मतलब क्या कि जैसे कि जब हम ग्राफिकल वे में देखते हैं तो क्या होता है कि जो ग्राफ की जो पीक जाती है, अगर आप लोग कभी देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो जो ग्राफ की पीक जाती है वो 4 टाइम्स होती है किसके, टायरोसिन में। अगर आप यहाँ से देखें तो अगर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक 5 और 4 इंक्रीज है। बट अगर आप इसका मेजर देखें, इसका ग्राफ देखें, तो वो अगर आपको क्या दिखेगा कि ट्रिप्टोफैन का 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, टायरोसिन से। तो ये इसका मतलब मेजर्ड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि 4 टाइम्स ज़्यादा का हमें पीक देखने को मिलता है किसका, ट्रिप्टोफैन का, कंपेयर टू टायरोसिन। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसकी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं, हमारे अनचार्ज्ड और पोलार ग्रुप्स। तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है, सेरीन और थ्रियोनिन। तो इनकी एक बेसिक कॉमन प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इनका जो आर ग्रुप होता है उसके पास क्या होता है, एच होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये जो वाटर के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत इजीली कर लेते हैं, और इसीलिए ये क्या होते हैं, एक्टिव साइट पे भी प्रेजेंट होते हैं किसके, एंजाइम के। तो अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स के बारे में हमने क्या जानते हैं हम कि ये क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट कराना और उसको फास्टर वे में कराना। तो इसीलिए जो एक्टिव साइट होता है उसमें ये हमारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं,
ताकि ये जल्दी इंटरेक्ट करे और जो भी हमारा केमिकल प्रोसीजर है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सीरीन की अगर हम बात करें कि इसका सिंगल लेटर कोड क्या है S, और थ्रेओनीन का जो सिंगल लेटर कोड है वो क्या है T। वेयर एज थ्रेओनीन की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसके पास क्या होते हैं 2 कायरल कार्बन। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेओनीन का, कि थ्रेओनीन के स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 2 कायरल कार्बन है, कि 2 कार्बन ऐसे हैं जिसके तीनों तरफ से या चारों तरफ से क्या है अलग ग्रुप्स एडेड हैं, ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में देखेंगे, सिस्टीन के बारे में। तो सिस्टीन जो होता है वो क्या होता है, इसके पास क्या होता है सल्फर ग्रुप होता है। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है, जैसे हमने 2 अमीनो एसिड देखा था, एक और किसके बारे में हमने देखा था हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, जो कौन था मिथ्योनिन। मिथ्योनिन के पास भी क्या था सल्फर ग्रुप था, थायोईथर ग्रुप था, जिसकी वजह से वो उसके एक स्पेशल क्वालिटी थी, बट उसका कोई इंट्रैक्शन उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो इनसाइड प्रेजेंट था। बट अगर इसकी बात करें तो जो एसएच ग्रुप होता है, सल्फर होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एंड पे टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है हमेशा बहुत हाई होती है। अगर सिस्टीन और सीरीन की मैं बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है, इनमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि इसके पास SH होता है और इसके पास क्या होता है OH होता है। तो सिर्फ OH और S की वजह से, O और S की वजह से क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी डिफर करती है। OH के कंपैरिजन में जो SH होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सीरीन और सिस्टीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो कौन होगा, सिस्टीन। अगर सिस्टीन जो होता है, क्योंकि इसके पास सल्फर है, तो सिस्टीन का अगर हम जो बॉन्ड है उसको ऑक्सीडाइज कर दें तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वो क्या कौन से टाइप का फॉर्म होता है, डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड क्यों फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। तो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और डाइसल्फाइड क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से एक डाइमरिक एसिड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टीन। सिस्टीन और सिस्टाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टाइन, जो कि फॉर्म होता है क्या, एक डाइमरिक अमाइनो एसिड है जो कि 2 हमारी सिस्टीन को मिलकर बना हुआ होता है। तो सिस्टीन का जो सिंगल लेटर एब्रीवेशन है वो क्या है हमारा C। तो 2 C को मिलकर कौन बना होता है हमारा, ये सिस्टीन बना होता है, सिस्टाइन बना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। लास्ट जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि अनचार्ज और पोलर ग्रुप में आते हैं वो कौन से हैं, एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन। तो अगर एस्पैरेजिन और ग्लूटामाइन की मैं बात करूं तो जो एस्पैरेजिन होता है और ग्लूटामाइन होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स के। जैसे कि एस्पार्जिन जो होता है वो किसका होता है, डेरिवेटिव एस्पार्टेट का, वेरएज अगर ग्लूटामाइन देखें तो वो किसका डेरिवेटिव है, ग्लूटामेट का। तो अगर एस्पार्जिन की हम सिंगल लेटर एब्रिविएशन की बात करें तो वो क्या होता है N, और ग्लूटामाइन की बात करें तो वो क्या होता है Q, ठीक है। तो ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं याद करने वाले। बाकी तो हमने जो भी देखे अभी तक उसमें क्या था कि जो फर्स्ट लेटर उसके नेम का है वही उसका सिंगल लेटर कोड है, बस कुछ में जो होता है वो आपको थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि एस्पैरेजिन, ग्लूटामाइन, और जो हमने एरोमेटिक कार्बन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा उसमें थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। अदरवाइज बाकी के जो इनिशियल लेटर्स हैं वही उनका कोड है। तो एस्पैरेजिन का N है, ग्लूटामाइन का Q है, ये डेरिवेटिव है ग्लूटामेट का, और ये डेरिवेटिव है एस्पार्टेट का। बस इसकी यही प्रॉपर्टी है। और बाकी सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन या क्या होता है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो प्लीज़ हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।